हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। और हम भी ठीक ठाक हैं। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, स्टार्ट हुआ है। ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन सीखे हैं, केवल बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कैसा प्रोसेस होता है, जब कोई दो एटम अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो वहां पर क्या क्या सिचुएशन एराइज होता है, ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले केमिकल बॉन्ड का डिफिनीशन उसमें हो चुका है फर्स्ट लेक्चर में। अब इस बॉन्ड को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड को कितना कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, जो बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड, सबसे पहले बच्चों उसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, दो पार्ट में। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग और एक को बोलते हैं वीक केमिकल बॉन्डिंग। यानी सबसे पहले कैसे डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक में। समझ रहे हैं? अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो रिलीज एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। आपको पता है बच्चों, बता चुके हैं कि जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो यदि स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड वीक बन रहा है तो एनर्जी रिलीज क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले बॉन्ड को हम लोग बोले स्ट्रांग और क्या, वीक। स्ट्रांग में एनर्जी ज्यादा होगा, स्ट्रांग बॉन्ड के लिए एनर्जी लगभग 200 किलो जूल पर मोल होता है बच्चों, उससे ज़्यादा ही होगा। अब वीक के लिए 2 to 8 14 10 मान लीजिए 8 किलो जूल पर मोल 20 तक ऐसे होता है। अब देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनता है, जैसे ए भी अकेला, ए भी अकेले, हम भी अकेले, तुम भी अकेले, अगर मिल जाए साथ तो क्या बात है। तो अगर ये अकेला अकेला ऑलरेडी पहले से है, यानी ये सिंगल एटम है, ये भी सिंगल एटम है, तो अगर दो एटम आपस में कंबाइंड करेगा बच्चों ना, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यानी इस बॉन्ड को बोलेंगे इंटर एटॉमिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे, इंटर। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल अकेला है, ये भी इंडिविजुअली अकेला है, तो इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड। और यहाँ पर रिलीज एनर्जी ज्यादा होता है, तो ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड होगा, वो कैसा होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये जो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है, इसको जनरली हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आयनिक बॉन्ड, आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक बॉन्ड। चौथा क्या बोले, आयोनिक। आयोनिक का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवायलेंट, तो आयोनिक या इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोड कोवैलेंट बॉन्ड, और क्या हो गया, मेटालिक। कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बच्चों उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तभी बस क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो उसके बाद वीक में जो बच्चों, जैसे अब देखिए जाए, यहाँ देखिएगा जरा, ये दो एटम मिला तो क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना। ये दो एटम मिला तो क्या बना, मॉलिक्यूल बना। अब ये मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे के पास आ गया, पास आया, इसका निगाहें इधर पड़ा, इसका निगाहें इधर पड़ा। अब इसमें अगर कोई थोड़ा सा अट्रैक्शन डेवलप हो बच्चों, उसको लगे कि ओ, जैसे इसका कॉम्बिनेशन है, तब ये ब्लू वाला को लगे कि नहीं, ब्लैक वाला से ज्यादा अच्छा तो रेड वाला है। उसी तरह रेड वाला को लगा कि नहीं, ग्रीन वाला से ज्यादा ब्लू वाला है। तो ये दोनों के बीच अट्रैक्शन डेवलप होगा। लेकिन जैसे ही अट्रैक्शन डेवलप होगा तो ये लोग को याद आएगा क्या, वही याद आएगा कि अरे भाई, हम लोग तो पहले से बॉन्डेड हैं, हम लोग पहले से कॉम्बिनेशन बनाए हैं, तब तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये अट्रैक्शन क्या होगा, टूट जाएगा, यानी वीक बॉन्ड बनेगा। चाहकर भी ये बॉन्ड जल्दी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से बॉन्ड बना चुका है। तो मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनता है ना, वो वीक बॉन्ड होता है, जिसमें दो तरह का बॉन्ड पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। एक पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और एक पढ़ते हैं वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स एक वीक फोर्स होता है। वंडरवाल फोर्स का बहुत सारा टाइप्स होता है, तो इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक क्लासिफिकेशन हो गया। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इंटर एटॉमिक, एनर्जी 200 किलो जूल पर, ये 200 है बच्चों, ये 2 है, ये 2 है, 200। आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनेगा, मेटल और नॉन मेटल। जनरली बच्चों कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है कि नॉन मेटल के बीच आयनिक कंपाउंड होता है, लेकिन वो देखेंगे। आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल। कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल। जनरल, जो जनरल यानी मैक्सिमम जो ट्रेंड होता है वो हम लिखे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, सॉरी यहाँ बी नहीं होगा बच्चों, एनएम होगा, नॉन मेटल। मेटालिक बॉन्ड मेटल प्लस मेटल। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का है, इसमें सबको इंडिविजुअली हम लोग फिर स्टडी करेंगे डिटेल में। अभी तो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। वीक बॉन्ड एनर्जी यहाँ 2 to 42 किलो जूल पर मोल होगा, जिसमें पहला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग को पढ़ना है बच्चों, इंपोर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ एनर्जी रिलीज होता है 8 to 42 किलो जूल पर मोल। उसके बाद वंडरवाल फोर्स, ये वंडरवाल फोर्स वीक फोर्सेज है, यहाँ एनर्जी होगा 2 to 8 किलो जूल पर मोल। तो ये वीक फोर्स है। तो ये सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे बच्चों, ये डिटेल में पढ़ेंगे और ये लास्ट में पढ़ेंगे, ये चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन। अब देखिए बच्चों, हम जो पढ़ा रहे हैं आपको एकदम एनसीईआरटी के पैटर्न पर, यानी आजकल का ट्रेंड क्या है कि एनसीईआरटी से वो कुछ भी पूछ लेता है। एनसीईआरटी से ऐसे ऐसे चीज पूछ लेता है, क्वेश्चन देखिएगा जेईई मेन का चाहे नीट का, जिसका आप इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते। अरे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम एकदम एनसीईआरटी के पैटर्न से ही लेकर चल रहे हैं, एनसीईआरटी को कवर करते हुए, प्लस थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जाएंगे। अब इसके बाद खैर एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं दिया है, लेकिन सब पढ़ना है। लेकिन तो क्लासिफिकेशन, अब इसके बाद जो टर्म है बच्चों, बार बार हम लोग सुनते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल जिसको दिया था लेविस और कोसेल ने। सबसे पहले बॉन्डिंग में अप्रोच जो केमिकल बॉन्ड का थ्योरी आया, तो किसका है, लुइस और कोसेल का, जिसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। जैसे ही ऑक्टेट का नाम लिए होंगे, आपको माइंड में प्रवेश कर चुका होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में भी ये थोड़ा बहुत बोला गया था, और ये 9-10 से ही पढ़ते हैं, हिंदी में बोले तो अष्टक नियम। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है बच्चों, लुइस कोसिल ने इंडिविजुअली ऑक्टेट रूल के बारे में बताया कि कोई भी एटम का ये टेंडेंसी होता है कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। किसी भी एटम का ये टेंडेंसी होता है कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हाइड्रोजन को छोड़ के। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्टेट रूल जो बेस है बच्चों, ये बेस्ड है इनर्टनेस ऑफ इनर्ट गैसेज। पिछले क्लास में भी हम बोले थे, ये ऑक्टेट रूल जो है बेस है इनर्टनेस ऑफ क्या, इनर्ट गैस। यानी इनर्ट गैस इनर्टनेस होता है, यानी वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो बोले थे ना कि देखा देखी होता है। तो अब अदर एटम भी चाहा कि भाई इनर्ट गैस जैसा बन जाए, यानी उसके पास ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, यानी उसका एनर्जी क्या है, कम है। तो इसीलिए सारे एटम का ये टेंडेंसी हुआ कि मेरे आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हाइड्रोजन को छोड़ के। कंसेप्ट समझाए हुए थे कि हाइड्रोजन हीलियम का नेबर है, पड़ोसी है, इसलिए हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहता है बच्चों, हीलियम के जैसा। तो ऑक्टेट रूल हो गया। तो आइए ऑक्टेट रूल को यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। ऑक्टेट रूल यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है, ये क्या कहता है भाई ऑक्टेट रूल।
तो वही लिखे हैं बच्चों जो बोल रहे हैं थे कि सभी एटम का एक टेंडेंसी होता है कि उसका भी आउटर सेल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, किसके जैसा, इनर्ट गैस के जैसा, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को। तो यही लिखा हुआ है, देख लीजिए कि एवरी एटम टेंड्स टू ऑक्यूपाई 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू गेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस। हाइड्रोजन कंप्लीट इट्स डुएट। तो हाइड्रोजन अपना क्या करेगा, कंप्लीट डुएट करेगा। और इसमें एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, इसको आइए थोड़ा सा और हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड हम क्लीन कर लेते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है बच्चों। बोले कि एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट छूटे नहीं। एनसीईआरटी अगर आप नहीं भी पढ़ें तो आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग देना चाहिए। देखिए शुरू में ये जो हम लोग अभी बताएं आपको क्या, ऑक्टेट रूल, जो कि लुईस और कोसेल ने दिया। तो शुरू में इन्होंने क्या कहा कि जो भी आपका भाई एटम होता है उस एटम में दो पार्ट होता है। कोई भी एटम में दो पार्ट होता है, एक को बोलते हैं कर्नेल और एक को बोलते हैं आउटर सेल। एटम में दो पार्ट है, एक हो गया कर्नल और एक हो गया क्या बच्चों, आउटर सेल। अब इसका कहना है कि ये जो कर्नेल है भाई, एक कर्नल जो है इसमें होता है न्यूक्लियस अब प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल न्यूक्लियस प्लस इनर सेल जो होगा उसको क्या बोलेंगे, कर्नल। तो कर्नल में न्यूक्लियस आ जाएगा प्लस इनर सेल होगा तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होगा। न्यूक्लियस में क्या होता है, तो ये बेसिक चीज है, बताने की जरूरत नहीं है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। ये जो वैलेंस सेल होगा बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहता है, यह कहता है, ये इन्होंने कहा कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होगा वो क्यूब के कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स, present on the corners of a cube। तो एटम में इन्होंने बोला कि दो पार्ट होगा, कर्नेल होगा प्लस आउटर सेल होगा। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको पार्टिकुलर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और ए इसका पोजीशन क्या होगा कि ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब। और इसमें कर्नेल में कौन पार्ट आएगा, न्यूक्लियस प्लस इनर सेल में अपना इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो क्लियर हो रहा है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखिए क्यूब के बच्चों, क्यूब में कितना कॉर्नर होगा, 8 कॉर्नर होता है। एक क्यूब है ना, क्यूब मैथमेटिक्स में भी आप 10th में पढ़े होंगे। एक क्यूब है, 8 कॉर्नर होता है क्यूब में। सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है 12th में, तो उसमें आप पढ़ा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होगा। अगर अब मान लिया जाए कि अगर ये इनर्ट गैस है, तो अगर यह इनर्ट गैस है तो 8 जो कॉर्नर होगा सभी कॉर्नर पर इलेक्ट्रॉन होगा फॉर इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्यों, कि इनर्ट का मतलब वही ना, हीलियम को छोड़ के जो भी इनर्ट गैस है उसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 है। और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वो किसको कंटेन करेगा, क्यूब के कॉर्नर को।
तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो गया। अब जैसे मान लिया जाए कि सोडियम है बच्चों, सोडियम 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ए होता है आउटर सेल, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा यहाँ बच्चों 1 होगा। तो ऐसे पूछ सकता है कि सोडियम एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितने कॉर्नर को ऑक्युपाई करेगा, तो 1। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना कॉर्नर को ऑक्युपाई करेगा। मैग्नीशियम लेंगे तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, तो मैग्नीशियम में 2 कॉर्नर ऑक्युपाई हो जाएगा। कार्बन लीजिएगा तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, यानी कार्बन के केस में 4 कॉर्नर ऑक्युपाई होगा। आज जब वही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा तो 8 कॉर्नर ऑक्युपाई हो जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एटम में 2 पार्ट किया, कर्नल प्लस आउटर सेल। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोल रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, किसी क्यूब के कॉर्नर पर होगा। ये इनर सेल हो गया, इनर सेल प्लस न्यूक्लियस को बोलेंगे कर्नल। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन भी होगा, वो अंदर होगा। वो कहाँ होगा बच्चों, अंदर वाला पार्ट में होगा, क्यूब के अंदर वाला पार्ट में होगा, इससे अंदर वाला पार्ट में होगा। ये बाहर पार्ट को ऐसा क्यों कह रहा है, क्यूब क्यों लिया, स्वाभाविक बात है, क्यूब में 8 कॉर्नर है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 8 हो सकता है इनर्ट गैस का। तो उसी आधार पर इसको क्यूब का कंसेप्ट दे दिया है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। अब इसमें देखिए बच्चों क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लुईस ने रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से रिप्रेजेंट कीजिए। किससे रिप्रेजेंट कीजिए, डॉट से। क्लियर हो रहा है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां से हो जाएगा वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर represented by dot से रिप्रेजेंट होगा। डॉट एक होगा तो या चाहे डॉट्स बोलेंगे। डॉट कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये सोडियम है तो सोडियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस पर एक डॉट दिखा देंगे। अब इधर भी दिखा दीजिए, यहाँ एक डॉट दिखा दीजिए। क्रॉस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ 2 डॉट दिखाएंगे। अल्युमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 डॉट जिधर से दिखा दीजिए, यहाँ 3 डॉट दिखाएंगे। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 डॉट हमको दिखाना है, 5 डॉट दिखाना है। इस तरह से डॉट दिखाएंगे। यानी अगर डॉट दिखाया है पहले से, अगर मान लिया जाए बहुत छोटा, ये तो बहुत छोटा सवाल हो गया कि अगर किसी एटम के अराउंड कोई एटम है, पहले से डॉट दिखाया है, तो पूछेगा कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो जनरली वो डॉट के बराबर होगा। जनरली डॉट के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से ग्रुप वैलेंस का कंसेप्ट आता है। ग्रुप वैलेंस समझ रहे हैं ना, वैलेंसी, ग्रुप वैलेंस। तो जो ग्रुप वैलेंस होगा, ग्रुप वैलेंस ये होगा नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द एटम, या किसी सिचुएशन में होगा 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स, एक कंसेप्ट होगा। ग्रुप वैलेंस बच्चों समझ रहे हैं, वैलेंसी। ग्रुप वैलेंस मतलब क्या होगा, वैलेंसी। आगे कंसेप्ट धीरे धीरे, वैलेंसी क्या होता है वो धीरे धीरे आएगा। जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे ना,
तो वहाँ पर ये वैलेंसी वर्ड भी आएगा, कोवैलेंसी जिसको बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 होने के लिए और कितना चाहिए, 4। तो 8 में जितना का वो लेन देन करता है ना, अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो शेयरिंग करता है, आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो ट्रांसफर करेगा। तो वो 8 कंप्लीट करने के लिए जितना का रिक्वायरमेंट होता है वही उसका वैलेंस कहलाता है। ग्रुप वैलेंस भी उसको बोल सकते हैं। तो ग्रुप वैलेंस का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। क्या है कि नंबर ऑफ डॉट अगर रिप्रेजेंट किया है, बहुत छोटा कंसेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। तो जितना डॉट रिप्रेजेंट करेगा किसी एटम के चारों तरफ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप वैलेंस, जो कि बराबर होगा नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द एटम या 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं बच्चों, आगे आगे पढ़ेंगे। जनरली जिसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3 हो, वो जनरली रिमूव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो आउटर सेल में अब इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 हो तो उसका ग्रुप वैलेंस उतना ही, वैलेंसी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन है। और जब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 5 6 7 आता है तो उस केस में क्या करते हैं कि 8 में से उसको घटा देते हैं, 8 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो वो उसका वैलेंसी निकल जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे भी। तो आइए इसमें हम लोग आगे और कंसेप्ट पढ़ते हैं। हम लोग आइए आयनिक बॉन्ड देखते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में सबसे पहले क्या था, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक और दूसरा इसका नाम है बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब मेन आ रहा है कंसेप्ट। देखिए ऑक्टेट रूल का भी हम एक झलक दिए हैं बच्चों। क्या दिए हैं, झलक। गाना सुने होंगे ना, झलक दिखला जा। तो हम एक झलक देखे हैं। जब आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो फिर से हम ऑक्टेट रूल पर आएंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट रूल का तो वो तो ठीक है, लाइन समझ गए कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। उसका ड्रॉबैक क्या होता है ऑक्टेट रूल का वो बताएंगे। उसके बाद लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे खींचेंगे किसी कंपाउंड का, वो भी रूल हम लोग समझेंगे। तो अभी उसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, इसलिए थोड़ा सा वो कंसेप्ट हम लोग देखे हैं, फिर उस पर दोबारा आएंगे तो वहाँ ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि छोड़ दिए हैं, उसको हम लोग दोबारा पढ़ने वाले हैं। अब है आयनिक बॉन्ड। कहाँ से शुरुआत करते हैं, आयनिक बॉन्ड। देखिए बच्चों, जनरली जो आयनिक बॉन्ड होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। किसके बीच, मेटल और नॉन मेटल। आप 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं, जो मेटल्स होते हैं वो नेचर में इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। नेचर में वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। नॉन मेटल का 2 नेचर होता है बच्चों, वो शेयरिंग भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, और डिपेंड करता है सामने कैसा है। अगर सामने वाला देने वाला है तो वहाँ ले भी लेता है, अगर सामने वाला देने वाला नहीं है तब बोलता है आओ दोनों शेयरिंग कर लें। बिजनेस कर कैसे किया जाता है, पार्टिसिपेट करके, मतलब दो मिल गया आपस में। तो आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। मेटल का प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। यानी हम क्या बोलेंगे बच्चों कि आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से। क्यों, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नॉन मेटल एक्सेप्ट करेगा। दुनिया में दानी भी होते हैं, भिखारी भी होते हैं। अगर कोई बोले कि हम दानी हैं तो दानी तभी है जब भिखारी है, और भिखारी तभी है जब दानी है। यानी दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है बच्चों। अगर कोई अपने आप को कह रहा है कि नहीं हम तो बहुत डोनेट करते हैं, तो भाई दान करते हैं कहाँ, हवा में पैसा फेंक कर आइएगा तो उसको तो नहीं कहेंगे कि आप दान दिए हैं। कोई लेने वाला है तो यहाँ आयनिक बॉन्ड में वही कंडीशन है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मेटल डोनेट कर रहा है। यानी बोलेंगे बच्चों क्या कि आयनिक बॉन्ड जो बनेगा
इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनेगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब आइए यहाँ कंसेप्ट सीखते हैं बच्चों। अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो हम पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाने वाले हैं। इसमें पीरियोडिक टेबल भी पैरेलल चलेगा, बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का कुछ लेक्चर डाला हुआ है, शुरू वाला बेसिक वाला, मेन बचा हुआ है वो भी शुरुआत जल्द करेंगे। देखिए बच्चों, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है उसको बोलते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का। क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोई लॉस करता है तो उस पर आता है प्लस। अब चूंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है यानी उस पर प्लस आएगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर आता है माइनस। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका कैसा नेचर होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो ये भी बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड जो बनता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आयनिक बॉन्ड का कंडीशन समझते हैं बच्चों कि आयनिक बॉन्ड हमेशा बनेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच, जेनरली बोल रहे हैं, एक्सेप्शन छोड़कर। अब देखिए बच्चों, ये आयनिक बॉन्ड मान लीजिए बनाना है, मान लीजिए ये मेटल है ब्लैक वाला और ये नॉन मेटल है, तो आयनिक अच्छा आयनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से इच्छा हंसते खेलते इसको दे दिया, लो चलो हम तुमको दान कर दिए, आइए हंसते खेलते उसको ले लिया। यानी मेटल का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा, बोलेंगे वो आयनिक बॉन्ड उतना ही क्या बनेगा? और स्ट्रॉन्ग बनेगा। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इसका ज्यादा होना चाहिए मेटल का जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा होना चाहिए। अब दो टर्म से यहाँ पाला पड़ेगा बच्चों, दो तीन टर्म से। आयोनाइजेशन एनर्जी एक टर्म होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी जरा समझाते हैं इसको हम। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और एक टर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखिए ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन के लॉसिंग टेंडेंसी से। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी से। और इसका तो नाम ही में काम छिपा हुआ है ना, नाम में काम छिपा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का। इंथैल्पी मतलब एनर्जी। देखिए बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ाएंगे डिटेल से, अभी हल्का सा समझते हैं यहाँ कि अगर ये कोई मेटल है, सॉरी एटम है, मेटल माने कोई जैसे यहाँ इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। समझा रहे हैं। इसके बीच बच्चों आप समझते हैं कि इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पॉजिटिव न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स। अब कोई बाहर से आया, बोला क्या कि चलो इलेक्ट्रॉन तुम मेरे साथ, इसको छोड़ दो, नहीं बोलता है इंटरप्ट करना। दो के बीच एक तीसरा आ रहा है, जैसे एक कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, अब ये रेड वाला इसके बीच में घुसने का कोशिश कर रहा है, ये किसी को भड़का रहा है, मान लीजिए ब्लैक को भड़का रहा है कि चल मेरे साथ, तो ये ब्लैक क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप भी बोलिए। ये बोलेगा ना कि तुम क्या दोगे, तुम्हारे साथ जाने का क्या फायदा, यहाँ हमको तो अट्रैक्शन दिए हुए है। तो ये रेड वाला इसको कुछ ऐसा चीज देगा, ऐसा कुछ बोलेगा कि इसके अट्रैक्शन को तोड़ दे, तब ना इसके साथ आ जाएगा। ये पहले से बच्चों बॉन्ड में बंधा हुआ है, अब ये रेड वाला चाहता है कि ब्लैक वाला मेरे साथ आए, तो इसको अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा? एनर्जी। एनर्जी का मतलब इसको आप बोले कि चल यार तुमको पार्टी देंगे, उसको जेब से निकाले 500 का नोट दिखाए, देख है हरियर की
गांधी छाप चलो, तो बोलेगा चल भाई वाह। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स है, यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना, रिमूव करना चाह रहे हैं बच्चों, रिमूव, तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी। तो किसी एटम के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में, सुनिएगा बच्चों, किसी एटम के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जो एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, वहां सप्लाई करना पड़ेगा, जो भी बोलिए देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें और भी कंसेप्ट है बच्चों, एटम आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो जब वो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाएंगे तो डिटेल में हम पढ़ाएंगे। अब बताइए यहाँ कि अगर बच्चों ये अट्रैक्शन मजबूत होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। अगर अट्रैक्शन वीक होगा तो एनर्जी कम देना पड़ेगा। जैसे एक एटम यहाँ हम बच्चों ये बनाते हैं, मान लो कि ऐसा है, ये ऐसा है, न्यूक्लियस है, यहाँ देखो डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, तो हम पूछे कि बताओ अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा होगा, तो झट से बोलिएगा कि ये अट्रैक्शन सर यहाँ ज़्यादा होगा, यानी यहाँ ज़्यादा है, यानी इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी अगर हम पूछे कि इसमें और इसमें में, दोनों में कौन अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा, तो झट से बोलिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा, क्योंकि यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, तो थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा उसको, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। यही तो बोल रहे हैं बच्चों कि मेटल आयनिक बॉन्ड जो मेटल बनाता है वो इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, लॉस करेगा। जो इलेक्ट्रॉन मेटल लॉस करेगा उसको नॉन मेटल क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी नॉन मेटल का जितना ज्यादा होगा, उसको उधर से दिया, झट से ले लिया। कभी मंदिर वंदिर पर जाइएगा बच्चों, वहाँ बहुत लोग बैठे रहते हैं, तो अगर कोई देखिएगा ना कि कोई आता है वहाँ कुछ डोनेट करने के लिए, तो कहाँ कहाँ से लोग आ जाता है आपको पता नहीं चलेगा, दौड़ के आके छीना झपटी होने लगता है। तो देने वाला का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा है, लेने वाला का टेंडेंसी ज्यादा है, तो वहाँ अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। अब मान लीजिए कोई दे रहा है, वहाँ कोई लेने वाला है ये नहीं है, चाहे केवल लेने वाला है, देने वाला नहीं है, तो जितना तेजी से देगा उतना ही तेजी से लेगा, तो बोलेंगे कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बच्चों स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और मेटल कब आसानी से देगा बच्चों, जब आयोनाइजेशन एनर्जी उसका क्या होगा, कम। क्यों? क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी से निकलेगा। यानी ये कंडीशन क्या मिला बच्चे वहां से, बोलो बोलो बोलो, कि ना मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लो। नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। गेन करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एफिनिटी, लगाव, जिसके प्रति लगाव रहता है लोग दौड़ के जाता है मिलने के लिए। तो इस नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन वो उतना जल्दी से एक्सेप्ट करेगा, और मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा। तो आयनिक बॉन्ड का बच्चों कंडीशन पहला कि मेटल नॉन मेटल के बीच बनेगा, दूसरा मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाई होना चाहिए। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब ये पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, सवाल भी इससे आता है, करेंगे।
एक टर्म और होता है बच्चों लाइटिस सिनर्जी। क्या होता है? लाइटिस सिनर्जी। लाइटिस सिनर्जी एक टर्म और होता है लाइटिस सिनर्जी। लाइटिस सिनर्जी तो लाइटिस सिनर्जी शुड बी हाई होना चाहिए। लाइटिस सिनर्जी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। लाइटिस सिनर्जी इसी चैप्टर में हो सकता है पढ़ाएं, चाहे पीरियोडिक टेबल वाला में पढ़ाएंगे तो लाइटिस सिनर्जी क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी उस पर फिर चर्चा करेंगे। तो वही है, अभी हम लोग बस केवल बॉन्डिंग का चर्चा कर रहे हैं। लाइटिस सिनर्जी एक होता है, नाम सुने होंगे टारगेट में अगर जो किए होंगे, और एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी। ये तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक वाला में, चाहे इसी में पढ़ा देंगे, वो देखते हैं। तो आयनिक बॉन्ड का कंडीशन आप सीख गए कि बनेगा किसके बीच बच्चों? मेटल और नॉन मेटल के बीच। ठीक है, उसके बाद मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगा, हाई होगा। और एक टर्म और है बच्चों कि लाइटिस एनर्जी शुड बी हाई। अभी बस खाली इतना याद रखिए कि लाइटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए हम लोग आयनिक बॉन्ड का बच्चों शुरुआत करने जा रहे हैं, आयनिक बॉन्ड का। तो चूंकि आयनिक बॉन्ड में इसमें क्या है, कैसे बनेगा, इसका डिफिनीशन हम समझा दिए। अब इसका जो डिफिनीशन एक कंडीशन लिखने वाला है, अब आप चूंकि इसमें और है आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि वीडियो थोड़ा छोटा छोटा ही हो तो देखने में सुविधा हो। तो यहाँ बस इसमें हम समझा दिए हैं। जब इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें आयनिक बॉन्ड का डिफिनीशन आपको मिलेगा, कंडीशन मिलेगा, फिर आयनिक बॉन्ड का प्रॉपर्टी भी उसमें पढ़ेंगे, और उसमें कैसे कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे कि आयनिक बॉन्ड कहाँ होता है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।